हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए। आज मंडे है, ओके, 3 जून है 2024। तो आज हम लोग 3 जून 2024 का करंट अफेयर्स देखेंगे। उससे पहले अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा है? सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दे। तो ध्यान दीजिएगा, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दे। अगर आपका कोई लक्ष्य है और आपको उसको पाना है, आपके अंदर वो जुनून है कि मुझे उसको पाना है, सिंपल सी बात है, वो आपको सोने नहीं देगा। कब तक नहीं सोने देगा? जब तक आप उस अपने जो सपना आपने देखा है उसको आप पा न लें। इसको ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। समझ में आया? तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 3 जून 2024 2024 करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा, ओके। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो पहला करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम 2001 में मनाया गया था। कौन प्रपोज किया था इसको? तो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, क्या नाम है उसका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया था इसको 2001 में, और 2001 में ही फर्स्ट टाइम 1 जून को सेलिब्रेट किया था। और उसके सेलिब्रेट करने के पीछे कुछ तो कारण होगा। हाँ, पूरे वर्ल्ड में जो मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कि हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? विटामिन डी अगर सनलाइट के बाद किसी से सबसे ज्यादा मिलता है, ओके, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। पक्का समझ में आ गया? अब हम तो ये वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में जान गए, अब इंडिया के बारे में थोड़ा जानते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है इंडिया। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। समझ में आ गया? अब इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? अब आप लोगों को लगेगा ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़ आ गई, कुछ ऐसा नहीं, ये भी मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कितना कितना अधिक मिल्क प्रोड्यूस किया जा सके, ओके, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। समझ में आ गया? और व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर इंडिया में किसे कहते हैं? व्हाइट रिवॉल्यूशन कोई ऐसा है जो कि ऐसे काम किए हैं जिससे कि इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा, तो उनको बोला जाने लगा फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ओके, इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वह मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। और हम लोग जान क्या लिए? ये सब जान लिए, ओके।
तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड न्यूज ऑफ द डे, अभी हम लोग न्यूज में है विवेका रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो पूछा जा सकता है कि जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वह किस स्टेट में है, किस स्टेट में है? ओके, तो तमिलनाडु में। ए न्यूज क्यों है, न्यूज में क्यों है? अभी 1 जून को क्या था, लास्ट फेज ऑफ लोकसभा के इलेक्शन था। उससे 2 दिन पहले क्या हुआ, जितने भी प्रचार होते थे उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि 48 आवर्स पहले, इलेक्शन से पहले वो बंद कर दिए जाते हैं। पर उस दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि वह विवेकानंद रॉक मेमोरियल में क्या करेंगे, बैठकर थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो इसलिए जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वह न्यूज में आया। समझ में आ गया? सेकेंड, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद अब न्यूज में आ गया तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक मेमोरियल कहां पर है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी है कहां? तमिलनाडु। समझ में आ गया? और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1970 में हुआ था। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस स्टेट के अंदर है? तो तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा क्या आइलैंड है, वहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये तमिलनाडु है, यहाँ पे हमारा क्या है, कन्याकुमारी है, तो यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। समझा क्या? यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल 1970 में बनाया गया। पक्का 100%? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, और किसके द्वारा बनाया गया था, थोड़ा देख लीजिएगा। बनाया किसके द्वारा गया था? एकनाथ रनाडे द्वारा, एकनाथ रनाडे द्वारा बनाया गया था विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो कन्याकुमारी में साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, आप लोगों को पता है। अगर हम मेन लैंड की बात करें, हम अंडमान निकोबार की बात न करें, तो अंडमान निकोबार की अगर जब बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट जो होता है सबसे साउदर्न पॉइंट है। पक्का समझ आ गया? अब नेक्स्ट न्यूज है, 6th हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट, 6th हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट जारी किया गया है। अब क्वेश्चन आएगा कि जो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट है वो है क्या? तो सबसे पहले उससे पहले जानने के बारे पहले हम लोग जान जाते हैं क्या जो हुरून इंडिया है वो क्या है। ये क्या करता है कि रिपोर्ट जारी करता है उन सब आर्टिस्ट का जो कि बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं आर्ट सेक्टर में, और अपने आर्ट को सेल कर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, अपने आर्ट को सेल कर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो उसका लिस्ट जारी करता है। पक्का समझ में आ गया? तो इस लिस्ट में टॉप पर कौन है उसके बारे में जानते हैं। उनका नाम है अनीस कपूर, अनीस कपूर, ध्यान दीजिएगा। और ये 6ठी बार रिपोर्ट कौन सा है? 6th हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट है, और लगातार 6ठी बार ये फर्स्ट रैंक पर रहे हैं। ओके, 6th कंसेक्यूटिव टाइम से रहे हैं लगातार। कौन रहा है? अनीस कपूर जी ही रहे हैं। ये है क्या? ये मूर्तिकार है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? ये मूर्तिकार है। अपनी मूर्ति को सेल कर 79.9 करोड़ कमाए हैं, और ये है इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडिया के हैं, परंतु इनके पास जो सिटीजनशिप है वो कौन सा है? ब्रिटिश सिटीजनशिप। समझ में आ गया? 6ठी बार लगातार इन्हीं को ही फर्स्ट रैंक दिया गया है हुरून इंडिया द्वारा। क्या करता है हुरून इंडिया? करता है क्या? आर्ट लिस्ट जारी करता है। तो 6ठी आर्ट लिस्ट है, उनकी आर्ट लिस्ट है जो कि अनीश कुमार को दिया गया।
अब उससे पहले एक और जान जाते हैं, जो हुरून रिसर्च या हुरून रिपोर्ट, ये है क्या? हुरून रिपोर्ट जो है एक रिसर्च ग्रुप है, इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप है। ये करता क्या? डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के बारे में रिसर्च करके उसके बारे में रिपोर्ट जारी करता है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1998 में लंदन में इस्टेब्लिश हुआ था। उसी का हुरून इंडिया के लिए, ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या है, पूरे इंटरनेशनल के लिए है। तो जिसका एक ब्रांच है हुरून इंडिया, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? इंडिया में 2012 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये सिंपल सा लिस्ट जारी करता है आर्टिस्ट के बारे में, जिससे कि उनको प्रमोट किया जा सके कि वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है और इस सेक्टर में और अधिक लोग आ सके और अपने स्किल को अच्छा कर सके। समझ में आ गया? इसलिए जो हुरून इंडिया है वह रिपोर्ट जारी करता है हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट के नाम से। ध्यान दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो 6ठी बार और 6 बार कौन है? अनीश कुमार है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके। ये इंडियन ओरिजिन है, ब्रिटिश सिटीजनशिप इनके पास है। ये मूर्तिकार है, 79.9 करोड़ का आर्ट अपना सेल किए। पक्का समझ में आ गया? नेक्स्ट न्यूज है, ओके, वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, लकड़ी की सैटेलाइट बनाई है भाई पहला। अब समझ जाइए, दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का सैटेलाइट किस कंट्री ने बनाया है? आपको पता है एक ही कंट्री बना सकती है, ओके, कौन सी? आपको लग रहा होगा भारत है, जापान। ओके, जापान ने बनाया। ओके, जापान की स्पेस एजेंसी है जैक्सा, जापानी स्पेस एजेंसी है, जापानीज स्पेस एजेंसी। नासा के साथ मिलकर बनाई, नासा के साथ मिलकर बनाई, पर मेन जो रिसर्च किया गया है वो जैक्सा द्वारा ही किया गया, जापानी स्पेस एजेंसी। अब इसके पीछे कुछ तो उद्देश्य होगा, एम होगा। अब हम देखते हैं कि हर साल बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं स्पेस के अंदर, तो कुछ उनका टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होते हैं, वो सैटेलाइट बेकार पड़ जाते हैं स्पेस के अंदर, तो वेस्ट के रूप में हो जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हमारे स्पेस को एक तरीके से पल्यूट कर रहा है। तो उससे बचने के लिए, स्पेस के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको मैनेज करने के लिए जापान ने क्या बनाया है? वुडन सैटेलाइट बनाया है, जो कि इन्वायरमेंट पे ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि जो स्पेस इन्वायरमेंट है वो ज्यादा हार्म नहीं करेगा। पक्का समझ में आ गया? 100%। और मैनेजमेंट, हर काम के पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। फॉर मैनेजमेंट के स्पेस डेब्रीज, जो स्पेस डेब्रीज है उनको मैनेज करने के लिए, एंड प्रमोट स्पेस इन्वायरमेंट। गॉट इट? पक्का 100%? नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका जो नाम है वो ध्यान दीजिएगा, ओके, लिग्नोसैट। तो आपसे न्यूज में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड, कौन सा? लिग्नोसैट। वह क्या है? अब 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में पता चल जाएगा। वुडन सैटेलाइट है, रॉक मेटल सैटेलाइट है, प्लास्टिक सैटेलाइट है, इस टाइप से, लाइक आयरन सैटेलाइट है, प्लास्टिक सैटेलाइट है, कुछ ऐसा दे दिया, क्योंकि सैट नाम है सैटेलाइट होगा, सिंपल सा। तो अगर आपको पता है तो टिक करो कि वुडन सैटेलाइट है, +2 मार्क्स मिल जाएगा, आगे बढ़ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जो स्पेस इन्वायरमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए जो है वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, कि ज्यादा स्पेस
कि जो इन्वायरमेंट है उसको कोई हार्म ना पहुंचे। पक्का समझ में आ गया। नेक्स्ट है फिफ्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो इसके डायरेक्टर जनरल है, नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, इसलिए जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है वह न्यूज में है। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है कौन है? डायरेक्टर जनरल है कौन? इमैनुअल, इमैनुअल सोरेन, सोवेरन, इमैनुअल सोवेरन। ये है कहाँ की? ये लेडी है, ये फ्रांस की है, ये फ्रांस की। और जो ये बॉडी है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। जो ये बॉडी है इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया गया था 1924 में, पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। अब ये जो बॉडी बनाई गई है तो सिंपल सा इसके पीछे कुछ तो उद्देश्य होगा। पूरे वर्ल्ड में जो एनिमल है उनके हेल्थ के बारे में जागरूकता लाना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके बारे में नई नई रिसर्च और डेवलपमेंट करना, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। समझ में आ गया? पक्का 100%। यह एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एनिमल हेल्थ। समझ में आ गया? फॉर इंप्रूविंग एनिमल हेल्थ। ओके, एनिमल हेल्थ के इंप्रूवमेंट के लिए बनाया गया है कि समय समय पर कुछ ना कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाए। कुछ एनिमल के अंदर नई नई बीमारियां आती है, उससे लड़ने के लिए कुछ दवाइयां लाई जाए जिससे कि पूरे एनिमल को सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। पक्का समझ में आ गया? यह इसको ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कोल्ड चेन, कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक समिट हुआ था अभी। ओके, लॉजिस्टिक समिट बाई फिकी, फिकी द्वारा। कहाँ हुआ था? पूछा जा सकता है कि जो कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक समिट हुआ था फिकी द्वारा, किस जगह पर हुआ था? कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, इसमें इस जो समिट हुआ था इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो कोल्ड चेन है, अब कोल्ड चेन किस लिए होता है? कोल्ड स्टोरेज किस लिए बनाए जाते हैं? जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लंबे समय पे अगर आप रखोगे तो खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज होता है जिससे उसमें उसको रखा जा सके, सप्लाई और डिमांड को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। मान लो कि वेजिटेबल्स इस साल अच्छे हुए हैं पर अगले साल क्या है, किसी कारणवश जो अगला सीजन है किसी कारणवश बारिश ज्यादा हो गई, फ्लड ज्यादा आ गए, तो उसमें उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाया। पर पिछले जो सीजन है उसमें अच्छा प्रोडक्शन हुआ था। तो क्या हो सकता है, अगर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सके तो जो नेक्स्ट सीजन में उसमें सप्लाई में उसकी कमी नहीं आएगी। इसलिए प्रॉपर तरीके से कोल्ड चेन को मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया है? कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक समिट किया गया है। किसके द्वारा? फिकी द्वारा। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा, सर ये फिकी क्या है? ओके, देख लेते हैं फिकी क्या है। फिकी क्या है? फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके,
एक तरीके से आप कह सकते हो एक ग्रुप है जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करता है। इंडिया के अंदर एक ग्रुप है जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करता है, मतलब इंडिया में बिजनेस को बढ़ावा देने का करता है। ओके, पक्का समझ में आया। इसी के द्वारा ये जो कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक समिट किया गया था, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, जिससे कि कोल्ड स्टोरेज जो हो और जो लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट हो उसको अच्छे से किया जा सके। पक्का समझ में आ गया 100%। यह जो फिकी है, अब जो फिकी न्यूज में आ गया तो इसकी डेफिनेटली फिकी के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। तो फिकी जो है इंडिया का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ओके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इसको कब बनाया गया था? 1927 में बनाया गया था। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये समय समय पर बिजनेस के लिए एडवाइस करता रहता है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि बिजनेस को अच्छे से प्रमोट किया जा सके। ओके, समझ में आ गया पक्का? तो ध्यान दीजिएगा, कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट कहाँ हुआ था, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और कौन कराया था? फिकी ने कराया था। अब जब फिकी आ गया तो वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। समझ में आया? बिजनेस को प्रमोट के लिए 100%। नेक्स्ट है न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसको देख लेते हैं। क्या? इन विच कंट्री modified mosquitoes released in forest? ओके, मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड मतलब जो मॉस्किटोज हैं उनके जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस करके उसको फॉरेस्ट में रिलीज किया गया। किसके लिए? टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया, टू फाइट मलेरिया। अब मलेरिया से फाइट करने के लिए मॉस्किटो के जीन्स में चेंज कर दिया गया। और किस कंट्री में किया गया? जिबूती में। जिबूती, जिबूती ये क्या है? ये अफ्रीकन कंट्री है। आप अगर अफ्रीका का मैप देखोगे, अफ्रीका का ये मैप देखोगे तो जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यही इसी के बगल में क्या है? सऊदी अरबिया है। यहाँ पे रेड सी है। तो अब यहीं पे छोटा सा कंट्री है जो कौन है? ओके, जिबूती। उसने ही क्या किया है? एक मॉडिफाइड मॉस्किटोज रिलीज किया फॉरेस्ट में, उसके जीन में चेंज करके, किससे फाइट करने के लिए? मलेरिया से फाइट करने के लिए। मतलब वहां पे जो मलेरिया के केसेस है बढ़ रहे हैं, तो मलेरिया के केसेस को कम करने के लिए मॉस्किटोज के जीन्स में कुछ चेंजेस कर दिया गया, जिससे कि मॉस्किटोज की फर्टिलिटी, जो मच्छर हैं उसकी फर्टिलिटी कम हो सके, उनका जो पैदावार है वो कम हो सके। और एक किसके पूछा जा सकता है? किस मॉस्किटोज के? मेल और फीमेल मॉस्किटोज। तो मेल मॉस्किटोज के जीन्स में चेंज किया गया है, ध्यान दीजिएगा, मेल मॉस्किटोज के जीन्स में, जिससे कि इनकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो गया, कम हो सके। उनकी फर्टिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, अब उनकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो बच्चे कम पैदा करेंगे, तो कम मॉस्किटोज होंगे। जब कम मॉस्किटोज होंगे तो मलेरिया केस धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, अब किस कंट्री द्वारा किया गया? जिबूती द्वारा। अब जिबूती का आप जियोग्राफिकल लोकेशन बिल्कुल देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। अब इससे क्या न्यूज क्या है देखते हैं। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड
फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट। अब पहला ओवरसीज प्रोजेक्ट है, मतलब ओवरसीज का मतलब इंडिया के बाहर पहला ओवरसीज प्रोजेक्ट है। ओके, इंडिया के बाहर पहला प्रोजेक्ट है। कौन लॉन्च किया है? नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो पूछा जा सकता है किस पहला प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के बाहर लॉन्च हुआ है, पूछा जा सकता है किस कंट्री में लॉन्च किया गया। ध्यान दीजिएगा, ओमान में। ओके, ओमान अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, जो कि इंडिया के बहुत क्लोज में आ रहे हैं, और इंडिया और ओमान ने मिलकर ही जो अरेबियन ओशन है उसमें जो कुछ जो स्टार फिश पाए जाते हैं उस पर रिसर्च करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए ओमान जो है पिछले महीने 2-3 बार न्यूज में आ चुका है, तो आप उसके जियोग्राफिकल लोकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा। किस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? द ओमान कलेक्शन। द ओमान कलेक्शन। अब ये ओमान कलेक्शन में होगा क्या? ओमान कलेक्शन में होगा क्या? 1838 के बाद से 1838 के बाद से जो इंडियन ओमान में रह रहे हैं उनके बारे में जो भी रिकॉर्ड्स है, उनका जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है, फ्यूचर में खो न जाए, गायब न हो जाए, इसलिए उनको डिजिटल फॉर्म में रखा जाए, जिससे उनके हर इंफॉर्मेशन को रखा जाए डिजिटल के फॉर्म में, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत परेशानी न हो। ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया क्या करता है? सिंपल से रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है। तो जो पहला उनका ओवरसीज प्रोजेक्ट है जो कि ओमान में बनाया गया है, द ओमान कलेक्शन के नाम से। न्यूज में पूछा जा सकता है कि ओमान कलेक्शन क्या है, द ओमान कलेक्शन है क्या? यह क्या करता है कि जो इंडियंस 1838 के बाद से ओमान में गए हैं उनके बारे में जो उनका डॉक्यूमेंट्स है उसको डिजिटल फॉर्म में रखना। ओके, ध्यान में आ गया, समझ में आ गया? हाँ, देख लीजिए। ओके, सिंस 1838 इंडियन डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिजिटाइज्ड। ओके, अब डिजिटल फॉर्म में एक बार आ गया तो हमेशा के लिए सिक्योर हो गया। समझ में आ गया? ये काम है। अब बस सिंपल से पूछा जाएगा क्या, जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है उसने अपना फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किस कंट्री में? ओमान में। उसका नाम क्या है? ओमान कलेक्शन। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अब इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। अब कोई भी चीज जब पहला होता है तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया गया? ओके, मपेड़ू में। मपेड़ू में। और मपेड़ू है कहां? चेन्नई में। मपेड़ू चेन्नई में। और जो फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है किसके द्वारा बनाया गया है? बाय रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री। कितना खर्चा किया गया है? 1424 करोड़। उसमें काम अभी चल रहा है। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा, सर ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये है क्या? सिंपल सा एक तरीके से फ्रेट हैंडलिंग है। हैंडलिंग फैसिलिटी रहेगा यहाँ पर। फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी का मतलब जो हमारे गुड्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनको ट्रक्स के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके, या जहाज के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके, या ट्रक द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके। जो गुड्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, जो माल होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके, ट्रक द्वारा, ट्रेन द्वारा, या तो
जहाज द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेट बोलते हैं। पक्का समझ में आ गया। अब ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट है, उसमें क्या होगा, अब एक मल्टी मॉडल है, ध्यान दीजिएगा, तो एक जगह ऐसा होगा कि यहाँ पर वेयर हाउस भी हो सकते हैं, वेयर हाउस जहां पे सामान को रखा जा सके, कोल्ड स्टोरेज भी हो सकते हैं। अब ऐसा सामान हो जो जल्दी खराब हो सके, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जा सके, कोल्ड स्टोरेज किया जा सके। और लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी दी जा सके, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी, मतलब सब काम एक जगह पे हो सके। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, कहीं होता था कि ट्रांसपोर्टेशन हो सके कहीं से, कहीं होता था कि दूसरे जगह वेयर हाउस होता था, और कहीं दूसरे जगह कोल्ड स्टोरेज हुआ करते थे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, बिजनेस को ज्यादा नुकसान होता था। अब सब काम अगर एक जगह होगा, मतलब आइटम्स एक जगह बने, एक जगह पैकेज उसकी पैकेजिंग हुई, एक जगह कोल्ड स्टोरेज, बगल में कोल्ड स्टोरेज है उसमें रख दिया गया, और वहीं से किसी को जरूरत है तो वहीं से ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह भेजा जा सके, तो क्या होगा, जो कॉस्ट होगा आइटम का, प्रोडक्ट का, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। जब कॉस्ट रिड्यूस होगा तो अधिक से अधिक कस्टमर उसको बाई करेंगे। पक्का समझ में आ गया। इसलिए जो फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया कहाँ, मप्पेडू में। तो कभी कभार मप्पेडू पूछा जा सकता है कि मप्पेडू का जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, आप अगर उत्तर प्रदेश से चलना स्टार्ट किए तो कितने स्टेट आप क्रॉस करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कितने स्टेट क्रॉस करोगे कि मप्पेडू पहुंच जाओगे। मतलब एक तरीके से हमको चेन्नई मतलब तमिलनाडु जाना है, तो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा हमारा, वो हम ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मप्पेडू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट वहां बनाया जा रहा है। पक्का समझ में आ गया। तो सब काम एक जगह हो सके, तो हमारे जो प्रोडक्ट होगा, जो गुड्स होंगे, उनके जो उनका कॉस्ट होगा वो कम हो जाए। पक्का समझ में आ गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा। कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, 1424 करोड़ खर्चा किया जा रहा है। लास्ट न्यूज ऑफ द डे है, हमारे अर्थ को छोड़कर, हमारे अर्थ को छोड़कर हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। हमारा अर्थ ही प्लैनेट ही है, परंतु हम अर्थ की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा जहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा पाई गई है पहले से। वोल्केनिक एक्टिविटी मतलब ज्वालामुखी ज्यादा पाई गई है पहले से। तो ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से, वोल्केनिक एक्टिविटी has been seen recently more than previous। किस प्लैनेट पर, तो वेनस पर। कैसे पता चला, अब क्वेश्चन आ सकता है कैसे पता चला कि वेनस पे वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। तो एक नासा का प्रोजेक्ट है, नासा की एक सैटेलाइट, क्या है, मैगलन, मैगलन सैटेलाइट है, जो कि वेनस की स्टडी करता है। वेनस के सरफेस की राडार मैपिंग द्वारा, राडार इमेजिंग द्वारा उसकी सरफेस की स्टडी करता है। उससे पता चला है कि वेनस पर जो वोल्केनिक एक्टिविटी है अभी जो है ज्यादा एक्टिव है। पक्का समझ में आ गया। तो मैगलन प्रोजेक्ट अब ये कब लॉन्च किया गया था, 4 मई 1989 को यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, मैगलन सैटेलाइट। पक्का समझ में आ गया। ये तो हमको पता चल गया। अब कुछ वेनस के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जो हमारा शुक्र ग्रह, वेनस का मतलब शुक्र ग्रह, जो हमारा शुक्र ग्रह है वह दूसरा ग्रह, सन से दूसरा ग्रह है। पर मरकरी पड़ता है, फिर वेनस पड़ता है, फिर हमारा अर्थ पड़ता है, दूसरा है। और ये जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पर रहती है, और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, सबसे ज्यादा चमकीला प्लैनेट भी है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पूछा, अब वेनस न्यूज में आ गया तो पूछा जा सकता है हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट
प्लैनेट है, और इसी प्लैनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार दोनों बोलते हैं। समझ में आ गया? यह जो है सन का चक्कर जो है 225 डेज में लगा लेता है, क्योंकि पास में है। हमारा अर्थ 365 डेज में लगाता है, वेनस जो है सन का चक्कर लगभग 225 डेज में लगा लेता है, और इसकी सरफेस का टेम्परेचर लगभग 470 डिग्री सेल्सियस है। आप समझ सकते हो, 470 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, अर्थ ट्विन। समझ में आ गया? 100%। और जो हमारा अर्थ है वेस्ट, अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, परंतु जो वेनस है वह ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम वेनस आ गया है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन। ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमारा अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, इसको नोट डाउन। ओके, समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको आज का न्यूज पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन भूल जाएंगे। बाय बाय, ओके, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय बाय।